लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प कैसे शुरू हुई? आखिर कैसे 10-10 चीनी सैनिकों पर भारत का एक एक जाबाज भारी पड़ा? आज उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको खुद सुनाने जा रहे हैं पूर्व आर्मी चीफ जनरल वी.के. सिंह। यकीन मानिए 15 जून की रात की पूरी कहानी सुनकर एक एक दृश्य आपकी आंखों के सामने घूमने लगेगा और गलवान घाटी की हर बारीकी आपको समझते देर नहीं लगेगी। दरअसल पूर्व आर्मी चीफ जनरल वी.के. सिंह आरएसएस के एक सेमिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोल रहे थे। इस सेमिनार के दौरान जनरल सिंह ने चीन की बखिया उधेड़ कर रख दी। 1962 से लेकर अभी के भारत की पूरी व्याख्या की, जिसे सुनकर आपको ये बात साफ साफ समझ में आ जाएगी कि 1962 में भारतीय सेना की हार के पीछे की वजह आखिर क्या थी। तो 1962 से लेकर गलवान तक के शौर्य की कहानी सुनिए एक जनरल की जुबानी। आपने देखोगे आमने सामने टेंट लगाकर दोनों सेनाओं के लोग हैं। इसके बारे में सैन्य कमांडरों के बीच में फैसला किया गया कि इनके बारे में ये बातचीत करें। पहले कमांडिंग ऑफिसर लेवल पर बातचीत हुई, उसको कोई फर्क नहीं आया। उसके बाद मेजर जनरल लेवल पर बातचीत हुई, कोई हल नहीं निकला। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर बातचीत हुई, उसमें हल ये निकला कि जो 15 तारीख से पहले जहां पर था, आने से पहले वो अपनी अपनी जगह जाएं। और एक ये निर्धारित कर दिया गया कि PP-14 पर कितने लोग होंगे, उसके पीछे 2 किलोमीटर दूर कितने लोग होंगे और 5 किलोमीटर दूर कितने लोग। इसी तरह चीन के लिए निर्धारित कर दिया गया कि PP-14 के सामने कितने लोग होंगे, 2 किलोमीटर दूर कितने लोग होंगे और 5 किलोमीटर दूर कितने लोग। लेकिन 15 तारीख को जब शाम के समय हमारे लोग देखने गए, कमांडिंग ऑफिसर देखने गए, क्योंकि जिम्मेवारी का इलाका उनका था कि चीन के लोग वापस गए कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि चीन के पूरे लोग वापस नहीं गए। वो PP-14 के नजदीक ही दिखाई दे रहे। और एक जो उनका तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं, वो अभी तक हटा नहीं था। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने। और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को नहीं। अब आप इस चीज के बारे में सोच विचार करिए। आपका तंबू है, आपसे 100-200 गज, वहां कहा सुनी हो रही है। थोड़ी देर में तंबू उखड़ रहा है और उसमें आग लग जाती है। पहला ख्याल जो सबके मन में आएगा, उन्होंने आग लगाई, ऐसा ही है ना। तो उसके अंदर वहां पर झड़प हुई और इस झड़प के अंदर हमारे लोग चीनियों के ऊपर हावी हुए। चीन ने अपने और लोग बुलाए, हमारे लोगों ने भी अपने और लोग बुलाए। चीन के लोग, क्योंकि उनकी तरफ रास्ता थोड़ा ठीक था, थोड़ा जल्दी आ गए। उसके बाद जब हमारे लोग आए तो तकरीबन रात के समय अंधेरे में दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच में जो उनके पास था, हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट किया हुआ है। और अंधेरे में जहां 500-600 लोग इकट्ठे गुत्थम गुत्था हो रहे हो, एक आदमी अगर इस्तेमाल कर ले हथियार, तो आप सोचिए उसका क्या असर हो। तो जो कुछ भी वहां पर हुआ, चीनी सैनिक ये सोचकर आए थे कि वो हमारे लोगों पर हावी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने हताहत होने वालों की संख्या भी सुनी होगी। पहले 3 के बारे में बताया गया था क्योंकि शुरू में आगे ये 3 ही थे। और उसके बाद जब और लोग आ गए तो उस झगड़े के अंदर कुछ लोग चीन के भी पानी में गिरे,
हमारे लोग भी पानी में गिरे। 16,500 फुट की ऊंचाई पर पानी कितना ठंडा होगा इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और जो गीला हो गया और वो फिर गुत्थम गुत्था हो गया या गिर गया या उसके चोट लग गई उस ऊंचाई के ऊपर, तो उसकी सुबह क्या हालत होगी वो आप अंदाजा लगा। और इसीलिए जो बाकी 17 आदमी जो हमारे शहीद हुए, टोटल 20 थे, 17 जो शहीद हुए, उसके अंदर ज्यादातर ये 17 वो थे जिनके कुछ चोट लगी, जो गीले हो गए और पूरी रात खुले के अंदर वहीं पर रहे। इसी तरीके से 70 के करीब और थे जो गीले हुए या जिनके चोट लगी, जो पूरी तरह से संभल नहीं पाए और उस ऊंचाई के ऊपर उनकी तबीयत खराब हुई। इसीलिए जब हमारी कैजुअलिटी फिगर आती है तो इसके बारे में बताते हैं। लेकिन चीन की जैसी खासियत रही है, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। लेकिन जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे या पत्थर से गिरे थे या हमारे लोगों ने जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। उससे ज्यादा हुए होंगे उसकी हम बात नहीं करते, क्योंकि उसके बारे में जिसने हमारे ये बाकी 70 के करीब जो गीले होकर बीमार हुए और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी, ऐसे ही उनके लोग भी थे। तो ये गलवान का जो सीन है उसकी मैंने आपको उसके बारे में बताया। अब आपको उस इलाके के बारे में बताते हैं जहां हिंदी और चीनी सेना की झड़प हुई। पूर्व आर्मी चीफ ने पेंगोंग सो इलाके का पूरा ग्राफ समझा दिया, आपके समक्ष रख दिया, जिससे ये क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि फिंगर 1 से फिंगर 8 तक के इलाके में किसका दबदबा है और आखिर फिंगर 8 को लेकर चीन ने अपनी नजरें क्यों गड़ा रखी हैं। नाकुला जो कि बिल्कुल तिब्बत सीमा के ऊपर है और सिक्किम के पूर्वोत्तर में ऊपर की तरफ है, उसमें पहली बार पेट्रोलों का आमना सामना हुआ। कभी वो नाकुला में नहीं आएगा, वो हमेशा वहां पर एक इलाका है जिसको हम फिंगर का इलाका बोलते हैं, वहां पर आए हमेशा। उसके बाद अगला उन्होंने जो झड़प की वो थी पेंगोंग सो के इलाके। पेंगोंग सो के इलाके में कई पहाड़ के जो स्लोप हैं वो पेंगोंग सो झील की तरफ आते हैं। इनके फौज के अंदर समझने के लिए अलग अलग नाम दे दिए गए, क्योंकि वो पहाड़ की स्लोप आ रही है नीचे रिज लाइन के तरीके से, तो उसको फिंगर 1 2 3 4 5 8 ऐसे करके उसको नाम दिए गए। तो जब वो बोलते हैं फिंगर 8 तो वो एक पहाड़ की स्लोप है जो कि झील तक आती है। हम लोग हमेशा अपना क्लेम फिंगर 8 तक मानते थे, वहां तक हम पेट्रोल करते थे। चीन के लोग भी वहां पे पेट्रोल करते थे और कहते थे ये इलाका हमारा है, हम कहते थे ये इलाका हमारा है। धीरे धीरे उन्होंने पिछले तकरीबन 6-7 साल की बात है, उन्होंने धीरे धीरे रोड जो है अपनी वो फिंगर 8 तक बनानी शुरू की। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि भाई रोड है, डोजर आएगा, ये आएगा, रोड रोलर आएगा ना। वहां पर जिस तरह की जमीन है, डोजर लगाते हैं, पत्थर बड़े बड़े जो उनको हटा देते हैं, वो एक रास्ता बन जाता है जिसके ऊपर जमीन फर्म है। वहां पर सर्दी के कारण उस ऊंचाई के ऊपर जमीन सख्त है, गाड़ी चल सकती है।
पहले वो फिंगर 8 तक आए, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया, हम लोगों ने उसको रोक दिया। अभी जो पेंगोंग त्सो के इलाके में हुआ, उसमें जब हमारे लोग फिंगर 5 तक गए तो उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाला। उन्होंने कहा कि आप यहां तक नहीं आ सकते। हमारे लोग वहां पे रुके रहे। उनकी बख्तरबंद गाड़ी भी पहिए वाली, लेकिन जिसको आमद उन्होंने कर रखा था, 4-5 वो गाड़ी लेकर आए और हम लोग जो है वो पूरा रास्ता पैदल जाते हैं। हमने रोड नहीं बनाई। कुछ हमारे यहाँ मुश्किल है उस तरफ की हमारे इलाके के अंदर रोड बनानी, लेकिन हमारी रोड वहां पर तक नहीं जा सकती, इसलिए हमारे लोग पैदल जाते हैं। फिंगर 5 के पास रोका गया। उसके बाद उन्होंने कुछ अपने सैनिक नौकाओं के द्वारा फिंगर 4 के पीछे उतार दी। उसके बाद हमारी और नफरी आ गई। तो आज की स्थिति यह है कि हम फिंगर 4 पर हैं। उनके लोग भी फिंगर 4 के आगे हैं, फिंगर 5 पर हैं। जहां जहां छोटी सी वो घाटी बनती है उसके अंदर उन्होंने अपने टेंट लगा लिए हैं और इस तरीके से एक मोर्चाबंदी हो गई। अब पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह अपनी भाषा में समझाएंगे कि आखिर गलवान को लेकर चीन को इतना दर्द क्यों है। दरअसल ये पूरा मामला दौलत बेग ओल्डी तक भारत के बने रास्ते को लेकर है। चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के जिस पॉइंट पर है, वहां से श्योक नदी के किनारे से दौलत बेग ओल्डी तक बने रास्ते पर चीन नजर नहीं रख पा रहा है और यही कारण है कि वो PP-14 के उस पॉइंट से भारत की तरफ बढ़ने की फिराक में है। अब हम आते हैं गलवान के ऊपर। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक गलवान के इलाके का नक्शा दिखा दूं और उसके बाद ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो सबसे चौड़ा जो है यह है श्योक नदी। गलवान नदी इस तरह से आकर श्योक नदी के अंदर मिलती है। अब गलवान नदी का तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर का इलाका हमारे पास है। बाकी गलवान नदी तकरीबन 100 किलोमीटर लंबी है। बाकी इलाका 1962 से चीन के पास। ये नदी अक्साई चिन का जो प्लेन इलाका है, जब वो खत्म होता है, जहां से काराकोरम पर्वतमाला शुरू होती है, वहां के ग्लेशियर से निकलती है और लंबा रास्ता लेकर ये जो जगह मैंने आपको बताई, हमारे श्योक से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर, यहां पर पश्चिम की तरफ मुड़ती है और आकर श्योक नदी में मिल जाती है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इस छोटा सा एक दर्रा वहां पर बनता है जहां से नदी निकल पश्चिम की तरफ मुड़ती है। उस जगह पर उसको हम PP-14 बोलते हैं। ये नाम आपने सुना होगा। PP-14 हमारे पास 1962 से है। 1962 में गलवान घाटी में हमारी एक कंपनी हुआ करती थी ताकि वो नजर रखे कि अक्साई चीन की तरफ से कोई ना आए। वो कंपनी 4 महीने तक चीनियों ने घेर कर रखी और उसके बाद लड़ाई हुई, काफी हमारे लोग मारे गए और रीएनफोर्समेंट उसको और तगड़ा करने के लिए एक और कंपनी भेजी गई। 1962 की लड़ाई में जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो मैंने आपको बताया श्योक से 7-8 किलोमीटर दूर, वहां पर जाकर लड़ाई खत्म। तब से हम PP-14 के ऊपर बैठे हुए। श्योक के साथ साथ हमने एक रोड बनाई है जो दौलत बेग ओल्दी तक जाती है। दौलत बेग ओल्दी के लिए पहले बड़ा लंबा रास्ता था, 8-10 दिन 15 दिन लगते थे। श्योक के साथ साथ चलिए या ऊपर रीमो ग्लेशियर है उसके ऊपर से आइए, बहुत कठिन रास्ता था। या आप
हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करिए, लेकिन उस ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर भी पूरा लोड नहीं ले जाता। यानी आप अंदाजा लगा लीजिए, जो हमारा हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर अमूमन 10 आदमी बैठ सकते हैं, वो सिर्फ 4 आदमी ले जा सकते हैं। तो क्योंकि हाइट ज्यादा है, पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और अगर थोड़ी सी गर्मी हो जाए, फ्यूल जब फैल जाता है तो और आदमी कम लेने पड़ते हैं। तो ये रोड हमने बनाई है, बहुत बढ़िया रोड है, जो दौलत बेग ओल्दी तक हमको ले जाती है। हमारी गाड़ियां जा सकती हैं, जो चीजें 15 दिन के बाद पहुंचती थी अब 2 दिन के अंदर पहुंच जाती। तो चीनियों की दिक्कत ये थी कि उनको ये रोड नहीं दिखाई देती कहीं से भी। तो उन्होंने वही अपना पुराना तरीका अपनाया कि जी ये PP14 पे हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसके आगे है। चूंकि हर सेना 2 टेक्निक से काम करती है, उस टेक्निक के एक एक पॉइंट को आज पूर्व आर्मी चीफ बड़ी आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। चीनी सेना भी उसी टेक्निक के जरिए भारत पर दबाव डालकर, या यूं कहें कि आंखों में धूल झोंककर भारतीय सीमा के अंदर दाखिल होने की फिराक में थी। लेकिन भारतीय सेना ने भी चीन को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि वो अब ये कभी सोच नहीं पाएगा कि उसे भारत के अंदर दाखिल होना है। जो चीन के जो सैनिक PP14 के दूसरी तरफ थे, वो वहीं के वहीं हैं, हमारे लोग भी वहीं के वहीं हैं, ताकि कोई आगे ना आए और उनको ऐसा मौका ना मिले जिससे कि वो हमारी जो शोक के साथ साथ जो रोड है उसको देख सके। फौज के अंदर हम 2 टर्म इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम कहते हैं डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप उसको देख सकते हैं और देखकर आप उसको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो आप उसके ऊपर आर्टिलरी का फायर डलवा सकते हैं। और दूसरा है डोमिनेशन बाय फायर, यानी कि आपके छोटे हथियार जो हैं उससे आप उस इलाके को डोमिनेट कर सकते हैं, वो आपके मारक क्षमता के अंदर। तो कोई भी किसी भी सेना के अंदर कोशिश की जाती है कि डोमिनेशन बाय फायर हो, लेकिन अगर वो नहीं हो पाता तो डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन। तो चीन वही करना चाहता था कि उनको ऑब्जर्वेशन मिले, ताकि जरूरत पड़ने पर वो ये भी देख सकें कि हमारे कितनी गाड़ियां जा रही हैं। अगर उसको डिसरप्ट करना हो तो उसको डिसरप्ट भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के दौरान जिन ऊंचाइयों के ऊपर पाकिस्तानी सैनिक बैठे थे, वो वहां से नेशनल हाईवे के ऊपर गोला गिरवा सकते हैं। वो डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन था। वही काम चीन करना चाहता, जिसको हमने नहीं करने दिया। आज हालत क्या है? हमारे सैनिक और चीन के सैनिक गलवान PP14 पर, मैं पूरी गलवान नदी अगर बोलूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, PP14 पर आमने सामने है। इसी तरीके से कोंकाला का जो इलाका है इसके दक्षिण में, वहां पर हर साल उनके पेट्रोल आते हैं, हर साल हम उनको भगाते हैं। इस बार वो आकर बैठे, हम भी वहां पर बैठे। पेंगोंग सो के अंदर फिंगर 4 और उसके आगे के इलाके में भी बैठे, वो भी बैठे। और नीचे अभी कुछ दिन पहले उन्होंने देमचौक के आसपास कुछ हरकत की है, वो भी हर साल करते हैं। वो वहां पर बैठे हैं, हम लोग भी आराम के साथ उनका मुकाबला करने के लिए बैठे। क्योंकि जो चीन के उस इलाके के कमांडर हैं, ये भी जानने की बात है, चीन ने 3 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले अपने जो उनके कमांड जो सिस्टम था इलाकों का, उसको रीऑर्गेनाइज किया था। पहले उनकी 7 कमांड हुआ करती थी। तिब्बत कमांड अलग थी, सिंकियांग की कमांड अलग थी। जब उन्होंने 3 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन किया,
उसके अंदर इन्होंने दोनों को मिला दिया और इसको वेस्टर्न थिएटर कमांड का नाम दिया। ये वेस्टर्न थिएटर कमांड के जनरल जोंकी हैं, जो कि शी जिनपिंग के ही नजदीकी इलाके के हैं और इनका फौज के अंदर काफी नाम हुआ है अलग अलग जगह पर, और लोगों का मानना था कि ये इनकी और पदोन्नति होगी, और वो भी बड़े एम्बिशियस हैं, जो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके यहां अच्छी पदोन्नति तब मानी जाती है जब वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में चला जाए। तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में चले जाएं। तो उनकी भी इच्छा थी कि कुछ ऐसा करके दिखाएं कि सब लोग कहें कि बड़ा अच्छा जनरल है। पूर्व सेना प्रमुख रहे जनरल वीके सिंह जब ऐतिहासिक भूलों का इतिहास बताने बैठे तो बस बोलते ही चले गए। वीके सिंह ने बताया कि 1962 का युद्ध हारने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि चीन की तरफ से किसी भी खतरे को भुला दिया गया और सेना को मजबूत नहीं किया गया। वीके सिंह ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसका जिम्मेदार ठहराया। उन्नीस में चीन हमारे लिए कोई चुनौती नहीं था। 1950 में वो कोरिया के युद्ध में लड़ने की तैयारी कर रहा था, और हम लोग जिस तरीके से भारत है, भारत का उस समय एक अलग विचार था, खासकर उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जो सब नेताओं के अंदर उस समय के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, उनका मानना था कि भारत को फौज की जरूरत नहीं। उनका मानना था कि भारत को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं, और उनकी सोच थी कि सेना को सीमाओं के ऊपर काम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सेना है तो उनको देश के अंदर कोई काम करना चाहिए। और इसलिए 50 के दशक में सेना घर बनाने के काम में लगी, इलाकों को ठीक करने के काम में लगी, ट्रेनिंग कम हुई, हथियार और बाकी चीजें कम आई, और जिस चीज के ऊपर जोर देना चाहिए था उसके ऊपर जोर नहीं दिया। लेकिन जो सेना के उस समय के जो कमांडर्स थे वो चिंतित थे कि हम इस हिसाब से कहां पर जाएंगे। वैसे अगर आप देखें, नेहरू जी हालांकि नहीं चाहते थे कि सेनाएं हों, लेकिन 47-48 के अंदर जब कबायलियों का हमला हुआ तो उन्होंने सेना इस्तेमाल की। 1961 में जब गोवा लेने की बारी आई, सेना इस्तेमाल हुई। उससे पहले हैदराबाद का जब लेने का आया, सेना इस्तेमाल हुई। तो ये उनका एक बड़ा जिसको कहना चाहिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, सेलेक्टिव व्यू था कि जहां जरूरत है वहां इस्तेमाल कर लो, बाकी उनको छोड़ दो। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कोशिश की कि सेनाओं के का एक जो समाज के अंदर दर्जा है उसको नीचे किया जाए ताकि वो कभी उठ ना सके ऊपर। अब इन चीजों का आगे क्या असर होता है आपको मैं बताता जाऊंगा। 1950 के अंदर और उसके बाद के जो वर्ष थे, चीन इस चीज को समझ गया कि वो जो कुछ करना चाहता है भारत उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगा। लेकिन एक चीज शायद आप में से बहुतों को मालूम होगी, दो लोग ऐसे थे जिन्होंने जब तिब्बत के ऊपर चीन ने अपना जाल फैलाना शुरू किया, जिन्होंने कहा कि भारत को जगना चाहिए। एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे थे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हुआ करते थे, इन्होंने आपत्ति की कि भारत को तिब्बत का साथ देना चाहिए, नहीं तो भारत तिब्बत सीमा भारत चीन सीमा के अंदर बदल जाए। परंतु नेहरू जी ने कुछ नहीं, इसके बारे में उनको आश्वासन देते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। एक बहुचर्चित चिट्ठी भी है नवंबर 1950 की सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन हमारा कभी दोस्त नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि अगर तिब्बत को ले लेता है चीन, तो आगे का जो लड़ाई होगी उसके अंदर और उस लड़ाई को लाने के अंदर चीन कभी भी किसी संधि के बारे में मानने को तैयार नहीं हो। और उन्होंने उसका एक समय सीमा उन्होंने कही कि अगले 10-12 साल के अंदर चीन के साथ युद्ध का मौका आ सकता। भविष्यवाणी थी, वो नहीं रहे। और ये चिट्ठी और इसके जितने विचार थे और जितना इसके ऊपर और लोगों ने कहा, वो सब दबा दिया गया। वल्लभ भाई पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू को अलर्ट करते रहे, लेकिन नेहरू चीन की चाल समझ नहीं पाए। जनरल वीके सिंह ने 1962 में भारतीय सेना की हालत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चीन ने अचानक धोखा दिया, लेकिन जब युद्ध की बारी आई तो भारतीय सैनिकों के पास गर्म कपड़े तक नहीं थे। 1951 के अंदर, उस समय हमारा जो पूर्वोत्तर था, जिसको हम नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते थे, स्टेट्स सिर्फ एक असम का स्टेट था, बाकी सब नेफा बोला जाता। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए किसी को भेजा गया। उन्होंने तवांग के अंदर जो तिब्बतन अपना कंट्रोल करते थे उनको हटाया और एक पूरा का पूरा व्यवस्था वहां पर सुनिश्चित की। असम राइफल की पोस्टें लगाई 1-2 जगह पर, परंतु इसके लिए उनको शाबाशी नहीं मिली। इसके लिए उनको लताड़ा गया कि आपका काम था सिर्फ इलाके को देखना, ना कि वहां पर इस तरीके से असम राइफल की तरह लगा। और ये चीज इसी तरीके से चलती रही। नेहरू जी को बहुत वो था कि हम पंचशील का एग्रीमेंट करेंगे। पंचशील का करने से शायद चीन जो है, क्योंकि हम उसकी इतनी रहनुमाई करते हैं, उसको इतना आगे ले जाना चाहते हैं, चीन हमसे खुश रहेगा, चीन हमारे लिए कभी भी दुखद नहीं बनेगा। लेकिन चीन ने 2 चीजें कही। पहली कि वो जो बॉर्डर की मार्किंग है या बॉर्डर जो निर्धारित है, जो नक्शे में है, उनको नहीं मानता। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने जोर नहीं दिया। जब भी उनसे इसको क्लैरिफाई करने के लिए बोला गया, उन्होंने कहा जी आगे समय है, कर लेंगे। उस समय वो अक्साई चिन के अंदर से सिंकियांग और तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क बना रहा, जिसको अक्साई चिन रोड बोला जाता है। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, क्योंकि अगर वो यहां पर नहीं बनाता तो सिंकियांग को तिब्बत से जोड़ने में उसको दिक्कत होती। दूसरी तरफ तकलामकान का रेगिस्तान है, जिसके अंदर से सड़क बनाना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए चीन ने ज्यादा जोर नहीं दिया। चीन हमको बहलाता रहा, हम बहलते रहे। और तब एक ऐसी स्थिति आई जब उसने कहा कि इतना इलाका हमारा है, हमारा लद्दाख के अंदर जो सीमा है वो काराकोरम पर्वतमाला के साथ है, और हम जो पूर्व के अंदर आपकी जो सीमा है उसको हम नहीं मानते, मैकमोहन लाइन को, और इसलिए आपको इसे दोबारा निर्धारित करना पड़ेगा। कई चीजें ऐसी हुई जिसके कारण नेहरू जी को फिर बयान देना पड़ा कि हम अपने सीमा की रक्षा करेंगे। एक फॉरवर्ड पॉलिसी बनी। इसमें कुछ गलतियां और हुई। एक तो
उस समय के जो रक्षा मंत्री थे कृष्णा मेनन, जिनके विचार वामपंथी थे। इसी तरीके से जो हमारे एम्बेसडर थे चीन के अंदर, उनके विचार चीन की तरफ सहानुभूति वाले थे। तो अब आप देखिए कि एक देश का जब सामना करना पड़ता है तो किस तरीके से अलग जगह पर अगर आप ठीक लोग ना बैठाएं तो उसका कितना नुकसान हो सकता है। और तब ये नौबत आई कि जब हमने एक कोशिश की, सेना ने कहा कि हमारी क्षमता नहीं है, हमें और चीजों की आवश्यकता है, तो उनको बोला गया कोई नहीं, कोई लड़ाई नहीं होगी, आप ऐसे ही चले जाओ। बिना गर्म कपड़े के, बिना उस तरह के जूतों से जिससे कि आप अपने पैरों को बचा सकें, बिना लड़ाई के साजो सामान के, लोग बाग मीसा मारी से, जो लोग उस तरफ गए, अब आप इसको सोचिएगा, मीसा मारी से तवांग तक पैदल, रास्ता ही नहीं था। और इतनी दूर अगर आपने जाना है तो आप अपनी पीठ के ऊपर कितना सामान ले जा सकते। तो 100 गोलियां थी, 50 गोले मोटर के लेकर गई एक यूनिट, और इस तरीके से भारतीय सेना जाकर डिप्लॉय हुई। पूर्व जनरल वीके सिंह ने कहा कि 1962 में चीन के खिलाफ रणनीति बनाने का जिन लोगों को जिम्मा सौंपा गया वो नाकाबिल थे। उन्होंने किस्सा बताया जिससे यह पता चलता है कि तब के रणनीतिकारों को जमीनी हकीकत का पता ही नहीं था। अब चीन का एक चीज सोचने की है। आपको याद होगा क्यूबा की मिसाइल क्राइसिस, सितंबर 62 के अंदर, अगस्त सितंबर में मिसाइल क्राइसिस के ऊपर जोर था, और माओ ने इस चीज को समझा कि इस समय रूस और अमेरिका दोनों ऐसे फंसे होंगे कि ये भारत की मदद के लिए नहीं आ सकते। और उन्होंने 20 अक्टूबर को जब लड़ाई शुरू की, उस समय ना तो यूएस से अमेरिका हमारा कुछ कर सकता था मदद, ना रूस हमारी कोई मदद कर सकता था। हम अपने आप अपने लिए थे। एक चीज जो और मैं समझाना चाहूंगा, 1962 की लड़ाई अगर आप देखते हैं, हालांकि हम सबके मन में यह है कि हम बहुत बुरी तरह से हारे, लड़ाई ज्यादा नहीं हुई, हारे जरूर। जहां पर भारतीय सैनिक पोजीशंस में थे जो उन्होंने बनाई थी, जहां पर वो उन पोजीशन से लड़े, वहां पर उन्होंने चीन की सेना का दम निकाला। लेकिन जहां वो पोजीशन में थे और उनको ऊपर से हुक्म आने लगे, नहीं 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 नहीं, पीछे चलो पीछे चलो, उस भगदड़ के अंदर हमारी सेना का बुरा हाल। अगर हम टोटल ट्रुप्स लेते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, हमारी ज्यादा से ज्यादा 2.5 ब्रिगेड यानी कि 8 बटालियन से ज्यादा हमारी चीन के साथ नहीं लड़ी। लेकिन इन 8 बटालियन ने चीन की सेना का जितना नुकसान किया होगा उसको चीन ने आज तक नहीं बताया। तो एक राजनीतिक जो नेतृत्व चाहिए था, जो सेनाओं को बल देता, सेनाओं को सक्षम बनाता, वो उस समय हमारे पास नहीं। तो इसलिए 1962 की लड़ाई में जो इस भागा दौड़ी के अंदर सीज फायर के बाद भी लोग बाग मारे गए, चीन अपने आप सीज फायर करके वापस चला गया। एक चीज और चीन ने जो की थी, उन्होंने यूएसए से बात करके कहा कि आप ताइवान को बोलिए हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। 1962 की बात है। उनको इस चीज का आश्वासन दिया गया जून जुलाई के अंदर कि ताइवान आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। तो उन्होंने जितनी उनकी आर्टिलरी थी,
जो ताइवान की तरफ थी वो सारी की सारी तिब्बत में लाया। तो उनकी ताकत जो है, उन्होंने बहुत सुलझे हुए तरीके से अपनी ताकत को लगाया। हम लोग वो काम उस समय नहीं कर पाए। एक चीज और जो हुई, चहेतों को बड़े पद दिए गए। जो चीफ थे पीएन थापर, सक्षम नहीं थे। कौल साहब को, जिनको कभी कहीं किसी लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं था, उनको एक ऐसा पद दे दिया गया जहां पर कि वो सिर्फ अंग्रेजी अपनी झाड़ते थे, लेकिन उनको सामरिक चीजों के बारे में नहीं पता। यहां पर एक छोटी सी आपको एक यूनिट की कहानी भी बता देता हूं, क्योंकि वो यूनिट मेरी थी, इसलिए उसकी कहानी मुझे ज्यादा पता है। दो राजपूत उस समय नाम का छू पर थी, और उनको बोला गया था कि आप नदी के सहारे जो है अपने डिफेंसेस बनाएं। तो जब तक वो गए नहीं थे, कौल साहब आए थे देखने के लिए, और कौल साहब ने कहा कि इस तरीके से पोजीशन होंगी, पोजिशनल मैन्यूवर होगा, बड़ी बड़ी शब्द इस्तेमाल किए। एक सूबेदार साहब थे दशरथ सिंह। जब उन्होंने अपनी ब्रीफिंग वगैरह खत्म की, तो दशरथ सिंह ने हाथ उठाया कि साहब मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा पूछिए। तो दशरथ सिंह ने कहा कि साहब, हमने द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया, जापानियों के खिलाफ हम लड़े, और भी हमने लड़ाइयां देखी हैं, लेकिन जिस तरीके से आप हमको बता रहे हो ये तो बिल्कुल नया है। आप हमको कह रहे हो कि नदी की लाइन पर बैठो, चीन हमारे से ऊपर पहाड़ों पर बैठा है, तो वो तो हमको चुन चुन कर मार सकता है। कौल साहब बहुत नाराज हुए। उन्होंने यहां तक कहा कि दशरथ सिंह का कोर्ट मार्शल कर, लेकिन जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने बचा लिया। और ये दशरथ सिंह लड़ाई के दौरान, उनके कंपनी कमांडर मारे गए, उन्होंने अपनी कंपनी को संभाला। उनके पेट में 40 गोलियां लगी, लेकिन विधाता ने उनको मरने नहीं दिया। जब चीनी सैनिक मॉपिंग अप करते हुए आए कि कौन जिंदा है, कौन मरा हुआ है, कौन किसका इलाज हो सकता है, जो बाद में जिसे खबर हासिल की जा सकती है, उस समय वो अपने मरने वाली जो नींद थी उसमें से उनकी जाग खुली। कुछ कराए या कुछ कहा। जो साथ में नर्स थी उसने पूछा कहां के हो, उन्होंने कहा हम इलाहाबाद के थे। वो इटावा के। इलाहाबाद क्यों कहा मुझे नहीं पता। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता मैंने क्यों कहा। नर्स ने उनके ऊपर एक चौक से टिक का निशान लगा दिया, इवैक्यूएट हो गए, और उस नर्स ने उनकी बहुत देखभाल की। जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने उस नर्स से कहा कि तुमने हमको बचाया क्यों। उसने कहा हमने अपनी नर्सिंग की शिक्षा इलाहाबाद में ली। ऐसे बहुत वीर थे जिन्होंने 1962 में चीनियों को दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। 1962 के इंडो चाइना वॉर के लिए भारत की तरफ से सही रणनीति नहीं बनी। सेना को ना ही नेतृत्व अच्छा मिला, ना ही रणनीतिकार अच्छे थे। रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने कहा कि 1962 में जो गलती हुई वो गलती आगे नहीं दोहराई गई। उन्नीस के बाद 1967 के अंदर नाथुला पर झड़प हुई, जिसमें जो वहां पर कमांडिंग जनरल थे उन्होंने कहा कि सबक सिखाना, और उन्होंने बहुत अच्छा सबक सिखाया चीनियों। और तब से लेकर आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई। सुंदर जी के समय एक फॉरवर्ड पोस्चर आगे किया गया 1986 के बाद, लेकिन चीन ने कहा कि जी हम एक बॉर्डर पीस और ट्रीटी एग्रीमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने बॉर्डर पीस और ट्रीटी एग्रीमेंट किया 93 में, और जिसमें जो हमारे ट्रुप्स आगे थे वो वापस आ गए पीछे की तरफ। जो डिफेंसेस वगैरह बने थे वो धीरे 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 उनकी हालत खराब। और ये एग्रीमेंट 93 में हुए, 96 में हुए। इनके अंदर कई चीजें रखी गई कि किस तरीके से अगर बॉर्डर के ऊपर कुछ होता है तो दोनों सेनाएं उसमें क्या करेंगी। इसी तरीके से दिपसांग का जब दिमचौक का जब मामला हुआ
तब 2013 में भी एक, ताकि पेट्रोल का क्लैश ना हो, उस टाइम भी एक एग्रीमेंट। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने चीन के चरित्र पर भी बात की। उन्होंने कहा कि चीन का चरित्र जमीन हड़पने का है। भारत की जमीन हड़पने के लिए भी पीएलए के सैनिकों ने नीति बनाई और इंच दर इंच जमीन पर कब्जा करते चले गए। चीन की एक हमेशा से खासियत रही है, और खासियत ये रही है कि वो हमेशा से खासियत रही है, और खासियत ये रही है कि वो हमेशा अपने क्लेम लाइन को आगे बढ़ा चढ़ाकर बताता है। उनके प्रधानमंत्री ने 59 में हमारे प्रधानमंत्री को एक नक्शा दिया था जो तकरीबन इतना बड़ा था, और इस नक्शे के ऊपर उन्होंने अपनी क्लेम लाइन मार्क कर रखी थी कि ये हमारी क्लेम लाइन है। अब इस नक्शे को अगर आप जमीन पर उतारने का प्रयत्न करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ जरूर है, और इसी गड़बड़ का वो लोग फायदा उठाते हैं। आप कहेंगे कि जी ये पहाड़ के ऊपर से जानी चाहिए, तो कहेंगे नहीं जी नदी में से जानी चाहिए। और इसी चीज को लेकर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसका एक परसेप्शन बन गया। वो कहते हैं जी फलां जगह तक है, कहते हैं फलां जगह तक है। दोनों सेनाएं अपनी तरफ से कोशिश करती हैं कि वो जहां तक हम सोचते हैं वहां तक जाएं, वो सोचते हैं कि इधर तक आए। और इसीलिए खासकर गर्मियों के मौसम में जब पेट्रोलिंग ज्यादा होती है तब पेट्रोल आमने सामने आते हैं, क्लैश नहीं होता है लेकिन आमने सामने आते। पिछले 5-6 साल से धक्का मुक्की शुरू हुई। वो कहते हैं हमको आगे जाना, हमारे लोग उनको रोकते हैं। और अभी भी आपने देखा होगा, चाहे पेंगोंग त्सो का इलाका हो, चाहे गलवान का इलाका हो, चाहे हॉट स्प्रिंग कोंकाला का इलाका हो, चाहे देमचौक का इलाका हो, ये धक्का मुक्की करने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमको अपनी लाइन तक जाना है, ताकि वो वहां पर फोटो खींच सकें। फोटो खींचकर फिर अगली मीटिंग के अंदर दिखाते हैं कि जी हमारा इलाका वहां तक था, देखिए हमारे सैनिक खड़े। ये उनका एक काम करने का तरीका है ताकि वो अपना हक, एक जो लाइन वो सोचते हैं वहां तक पहुंच सके। तो उन परिस्थितियों, उन हालातों के बारे में, भविष्य के बारे में, बीते कल के बारे में आपने सुना कि कैसे वीके सिंह ने आपको बताया, तमाम सवालों के आपके जवाब दिए होंगे। खैर, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सुबह 7:57 पर योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ देखिए कोरोना जैसे लक्षण किसी